तो चलो लीजेस को समझने की कोशिश करते हैं। अब पहले समझते हैं कि लीज मतलब होता क्या है। देखिए, लीज का सीधा सीधा या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म लीसेस इस किसी भी चीज को किराए पे लेना, टू टेक एन एसेट ऑन रेंट। टेक एन एसेट ऑन रेंट। नाउ व्हेन यू टेक एन एसेट ऑन रेंट, what essentially happens whenever you take an asset on rent? Whenever an asset is taken on rent. Now, what do I mean by an asset? Generally, हम लोग बोलते हैं leases are for property only. No, property is a common one, but it can be machinery also. It can be cars also. Cars are leased quite predominantly. Machinery are leased quite predominantly. Property तो leased होती ही है. There is no doubt about it. The asset is taken on rent automatically. Na, first of all, we have to identify who is involved. We have to identify who is involved. Now, there are two parties over here. There is going to be the owner of the asset. ये क्या करता है? ये अपना एसेट लीज पर, मतलब किस पर? किराए पर देता है। इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीसेस, जो इस चैप्टर का नाम है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीसेस जो इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजी में इसे कहा जाता है लेसर। क्या कहा जाता है इसे? लेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? लेसर। अब दूसरा कौन होता है? दूसरा वो होता है द यूजर ऑफ द एसेट। द यूजर ऑफ द एसेट ये क्या करता है? ये एसेट किराए पे लेता है। ये क्या करता है? टेक्स द एसेट ऑन रेंट। AS19 की भाषा में इसे क्या कहा जाता है? लेसी। AS19 की भाषा में इसे क्या कहा जाता है? लेसी। अभी AS19 जो स्टैंडर्ड है, AS19 जो स्टैंडर्ड है, प्रिस्क्राइब्स हाउ टू अकाउंट फॉर लीसेस इन बोथ लेसर एंड लेसी बुक्स। इन व्हाट? लेसर एंड लेसी बुक्स। अब लीज जो होती है, क्या होती है? लीज जो होती है ना, इसकी दो वैरायटी होती है। इसकी क्या होती है? दो वैरायटी होती है। अब समझ के चलो कि क्यों दो वैरायटी होती है, पहले वो समझ के चलो। अभी अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल, अ कार was leased by a company for 10 years। अब ये कार है ना, इस कार की लाइफ ही कितनी है? इस कार की लाइफ सपोज 12 इयर्स की है। कितनी गाड़ी की लाइफ? 12 साल की लाइफ है। तो 12 साल की लाइफ के अंदर से 10 साल उसे कंपनी यूज करने वाली है। तो कहना इससे कि मेजॉरिटी ऑफ लाइफ ऑफ एसेट इट विल बी ऑन लीज विद लेसी। करेक्ट। अभी हमेशा याद रखिए, जब जो लेसी जो होता है ना, आस्क वेदर आस्क वेदर द लेसी derives risks and rewards incidental to ownership from the asset. If this is true, if this is true, then the lease is called a finance lease. What is the lease called? It's called a finance lease. सर ये क्या होता है? अब समझो। जैसा मैंने कहा, लीसेस की कितनी वैरायटीज है? दो वैरायटीज। लीज की कितनी वैरायटी है?
कितनी है? दो वैरायटी। व्हाट आर दीज टू वैरायटीज, प्लीज अंडरस्टैंड। लीसेस। हाउ मेनी वैरायटीज? टू वैरायटीज। What are these two varieties? The first is called finance lease and the second is called operating lease. What is the second called? Operating lease. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में पैराग्राफ 8 के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के पैराग्राफ 8 के अंदर क्या दिया है? कंडीशंस फॉर अ लीज टू क्वालिफाई एज अ फाइनेंस लीज। कंडीशंस फॉर अ लीज टू व्हाट? टू क्वालिफाई एज अ फाइनेंस लीज। अब ये कंडीशंस क्या है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम डायरेक्टली क्या करेंगे? इसमें हम डायरेक्टली पैराग्राफ 8 में ही आएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। किसमें आएंगे डायरेक्टली? पैराग्राफ 8 में आएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। निश्चिंत रहिए, ये पूरा मैं आपको वहां पे लिख के दे दूंगा, आपके नोट्स में आ जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड को मुझे आपको कहीं ना कहीं बेयर स्टैंडर्ड भी आपको दिखाने का एक यूज टू होना है, क्योंकि आर्टिकलशिप में आप जाओगे, आप ऑडिट पे रहोगे और अकाउंट्स में कोई डाउट आया तो आपको तभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रेफर करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको बेयर टेक्स्ट को पढ़ने की आदत लगानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे अभी से वो आदत करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है? द लीज ट्रांसफर्स द ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म। कहने का मतलब सपोज तो अभी क्या है? द लीज ट्रांसफर्स। अभी सबसे पहला कंडीशन क्या है? द लीज ट्रांसफर्स द ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। फॉर एग्जाम्पल ताज होटल्स कॉमा takes on lease of, or rather, takes on, no problem, takes on lease of 20 years a Rolls Royce from Rolls Royce India. At the end of the lease contract, comma, Rolls Royce transfers the ownership to Taj India. To Taj India. आप आपका माइंड यूज करके अब मुझे बताइए, एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए, ये क्या हुआ है? एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए, ये क्या हुआ है? क्या हुआ इसमें? सोचो, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। हुआ ये, अब देखना, हुआ ये, ताज को रोल्स रॉयस की जरूरत थी। बराबर है? रोल्स रॉयस इंडिया ने रोल्स रॉयस इंडिया ने ताज को रोल्स रॉयस दी और आखिर में ताज उस रोल्स रॉयस का मालिक भी बना। ताज उस रोल्स रॉयस का मालिक भी बना। समझने की कोशिश कीजिए, ताज ने मालिक बनने के लिए
एक झटके में 3 करोड़ नहीं भरे। 3 करोड़ क्या है? रोल्स की कीमत। 3 करोड़ क्या है रोल्स की कीमत? ताज ने क्या किया? ताज ने छोटे छोटे अमाउंट ऑफ रेंट देकर ये कार एक्चुअल में खरीद ही ली। एक्चुअल में क्या किया? एक्चुअल में खरीद ली। आई बात समझ में? ताज ने क्या किया? छोटे छोटे किस्तें देते गए रेंट के, और एंड में ये गाड़ी खरीद ली। आई बात समझ में? रेंट देते देते गए देते गए देते गए देते गए देते गए, और फाइनली एग्रीमेंट के बाद उसकी ओनरशिप अपने पास ले ली। क्या आपको ये कहीं ना कहीं एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट नहीं लगती कि एक टाइम पे 3 करोड़ रुपया मत दो, छोटे छोटे टुकड़ों में दो, और एंड में गाड़ी लेके जाओ? तो बेसिकली ये क्या हुआ? इन स्मॉल पीसेस और इन स्मॉल पार्ट्स पेड 3 करोड़ एंड अल्टीमेटली took the car. It is a financing arrangement. What is this? It is a financing arrangement. क्या है ये? एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है और कुछ नहीं। क्या है ये? एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है और कुछ नहीं। तो व्हाट इज अ फाइनेंस लीज? सबसे पहले हम क्या सीखे? दैट इट इज अ फाइनेंसिंग arrangement. Am I clear about this? Second, the lessee has the option to purchase the asset at a price which is expected to be sufficiently lower than the fair value at the date when the options becomes exercisable, such that at the inception of the lease it is reasonably certain that the option will be exercised. इसका मतलब क्या? देखिए, लीज सबसे इंपॉर्टेंटली क्या होता है ना, लीज जो होता है ना, लीज जो होता है, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूं, या बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली करना चाहिए। तो इसका जरा एक स्क्रीनशॉट लेके रख दूंगा आपके लिए। बेसिकली क्या होता है, लीज जो होता है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइंड होता है, क्या होता है? डिफाइंड होता है। क्या डिफाइंड होता है? टेन्योर, एसेट, रेंट और पार्टीज। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में और क्या डिफाइन होगा? ऑप्शन टू परचेज द एसेट। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? ऑप्शन टू परचेज। याद रखिएगा, ऑप्शन है, दिस इज नॉट अ कंपल्शन। याद रखिएगा, ये क्या है? ऑप्शन है, दिस इज नॉट अ कंपल्शन। क्या है? ऑप्शन है, नॉट अ कंपल्शन। मतलब अगर आप चाहे तो एग्रीमेंट के एंड में यह एसेट खरीद सकते हो, लेकिन खरीदने वाला क्या बोलेगा कि आज अगर मैं ये एसेट खरीद रहा हूं तो क्या ये एसेट पुराना नहीं हुआ है? बिल्कुल पुराना हुआ है। क्या ये नया एसेट है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एसेट पुराना है। ये एसेट क्या है? पुराना है। The lessee has the option to purchase the asset at a price which is expected to be sufficiently lower than the fair value at the date the option becomes exercisable. For example, कॉन्ट्रैक्ट का डेट है 1 अप्रैल 2010। ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स का है। कितने ईयर्स का है? 10 ईयर्स का है। या फिर हम लोग इजी कर देंगे इसको, हम लोग इसका डेट लेंगे 1 जनवरी 2010। बराबर है? कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है? 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट। इसमें 8th ईयर में एक ऑप्शन दिया गया है। क्या दिया गया है? एक ऑप्शन दिया गया है। अब इसको मैं यहां पे ले लेता हूं, समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल,
मैं कहता हूं कि एसेट लाइफ है 12 साल की। कितने साल की है? 12 साल की। लीज टेन्योर है 10 साल का, बराबर है। और इस लीज टेन्योर के 8th ईयर में क्या है? 8th ईयर में ऑप्शन टू परचेज दिया है। क्या दिया है? ऑप्शन टू परचेज दिया है। इसका मतलब, अब ये जो ऑप्शन टू परचेज है, इट इज एट अ वैल्यू लोअर देन fair value of the asset. And mark the words of the standard, it is at a price that is sufficiently lower. At a price that is sufficiently lower. कभी भी याद रखिएगा, लॉ में और अकाउंट्स में एडजेक्टिव्स यूज नहीं होते। एडजेक्टिव्स यूज नहीं होते। लोअर देन, अंडरस्टूड। व्हाट इज द फेयर वैल्यू? 10। You are giving it at 8, it is lower than. But what are they using the word? Sufficiently lower means it is very, very much lower. So sufficiently lower matlab kya hai? Is it 80% lower, 85%, 75%, 90%, 95%? It is not defined in the standard. It is not defined in the standard. Sir, why like this? Because it is a practical aspect कि क्या तुम्हारा bargaining power है. At a value, what lower? Sufficiently lower. What is the important word over here? The word is sufficiently lower. So for example, for example, you take a car on lease from Mahindra and Mahindra, okay, for 10 years, while its life is, oh, I'm so sorry, for 10 years, for 10 years. While life of asset is 15 years. The life of asset is how much? 15 years. In year 8, Mahindra and Mahindra, और इन ईयर 8 रादर देन महिंद्रा एंड महिंद्रा कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन है इन ईयर 8 देयर इज एन ऑप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज द एसेट एट in year 8 at, let us say, rupees 30,000, and corresponding fair value of a new asset is rupees 2,10,000. Of new asset is 2,10,000. Now here, can I say that 30,000 is sufficiently lower than 2,10,000? Yes or no? It is sufficiently lower than 2,10,000. Agreed? And plus there is an option to purchase. Or rather, you should not write like this, plus there is an option to purchase. You should write like this, that when is it a finance lease? When there is an option to purchase at sufficiently lower than market price. ये समझ में आया सबको? अब सर ये आपने 8th ईयर और 1st ईयर ऐसा क्यों लिखा? नोटिस कीजिए बेयर टेक्स्ट को। ऑप्शन टू परचेस एट द डेट ऑफ ऑप्शन बिकम्स एक्सरसाइजेबल at the date of option. What is the date of option? 8th year. And it is reasonably certain that the option will be exercised when? At the inception of the lease. मतलब लीज के शुरुआत में पता है, लीज के शुरुआत में ये बात पता है, ऑप्शन टू परचेज सफिशिएंटली लोअर प्राइस एंड
at inception it was reasonably certain that lessee will exercise the option. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मशीन है, वो मशीन की लाइफ 20 साल की है, मैंने आपको लीज पे दिया 10 साल के लिए। आप बोलते हो, मैं आपको बोलता हूं आपको 8वें साल में हम ऑप्शन देंगे इसे खरीदने का। आप बोलोगे ठीक है देखा जाएगा। मैं सर्टन हूं कि 8वें साल में आप आके बोलोगे हमको ये एसेट चाहिए। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में ये बेस्ट टेक्नोलॉजी है और इस प्रोडक्शन में कोई भी और टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली नहीं है। 7 साल आपका जिस एसेट पे हाथ बैठा है, क्या आप उसे ऐसे ही छोड़ के नया एसेट ले लोगे? नहीं। आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आपके वर्कर्स अनकंफर्टेबल होंगे, आपके कॉस्ट बढ़ जाएंगे, आप टाइम पे प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। क्या गारंटी है कि अगर ये इस पे कर रहा है प्रोडक्शन 7 साल के लिए, 8वें साल में तो ये इसे खरीद ही लेगा? 8वें साल में तो ये इसे क्या कर लेगा? खरीद ही लेगा। इस बात की गारंटी है। इस बात की क्या है? गारंटी है। तो जब ये दोनों चीजें होती है तब लीज क्या हो जाती है? फाइनेंस लीज हो जाती है। क्या हो जाती है? फाइनेंस लीज हो जाती है। अगला, द लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ। ये बहुत इजी है। लीज टर्म इज फॉर मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ को 75% माना जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक 5 इयर्स का लीज है, एक एक सॉरी एक 5 इयर्स का लाइफ है, एक 5 इयर्स लाइफ ऑफ एसेट है। क्या है? 5 इयर्स लाइफ ऑफ एसेट है और 4 इयर्स का क्या है? लीज टर्म है। मतलब ये कहीं ना कहीं क्या हो गया? 80% ऑफ एसेट लाइफ हो गया। क्या हो गया? 80% ऑफ एसेट। मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ मतलब क्या? मोर देन 75%। मोर देन 75%। अरे ये बात समझ में? वेरी इजी। फोर्थ पॉइंट, fourth point I would say is by far the most important point. The inception of the lease, at the inception of the lease, present value of minimum lease payment amounts to substantially all of the fair value of the leased asset. अब यहाँ पे वर्ड क्या है? Substantially. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? Present value of minimum lease payment is greater than or equal to 90% of the fair value of the asset. Of what? 90% of the fair value of the asset. Sir, 90% क्यों? Because 90% as a rule of thumb by Institute of Chartered Accountants of India is taken to be substantially the all of the fair value of the asset. So what is 90%? Substantially all of the fair value of the asset. ये समझ में आया? सर इसका मतलब क्या है? बेहद खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। मैं सच कहता हूं खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। क्यों? At this particular point in time, enter time value of money in CA. मैं हमेशा कहता रहा हमारे फाउंडेशन की जर्नी में, अगर मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई है तो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, क्योंकि वो आपके फाइनेंस का बेसिक्स है। और अगर स्टैटिस्टिक्स में कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन है, क्योंकि वो तुम्हारे सीए फाइनल के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, ये मैं बोलता, इंडेक्स नंबर्स कोई काम का नहीं है, प्रोबेबिलिटी तो उससे कोई काम का नहीं है, पॉइजन बाइनोमियल नथिंग, यूजलेस। ये 3 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन से? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन और रिग्रेशन कोरिलेशन। अब देखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे काम में आता है। सबसे पहले क्या बोलता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट होना चाहिए। सर ऐसा क्यों कि प्रेजेंट वैल्यू आई? समझने की कोशिश कीजिए। लेट से लीज टर्म कितने साल की है? लेट से लीज टर्म 5 इयर्स की। पहला लीज का पेमेंट एट द एंड ऑफ ईयर 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दूसरा लीज पेमेंट कब मिलेगा? एंड ऑफ ईयर 2। तीसरा लीज पेमेंट कब मिलेगा? एंड ऑफ ईयर 3। चौथा लीज पेमेंट कब मिलेगा? एंड ऑफ ईयर 4। और पांचवा लीज पेमेंट कब मिलेगा? एंड ऑफ ईयर,
अरे पर राजा आज उसकी वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट टुडे? मेरा सवाल क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट टुडे? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यस और नो? व्हाट एम आई आस्किंग यू कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लीज रेंट एज ऑफ टुडे? एज ऑफ टुडे का मतलब क्या? प्रेजेंट वैल्यू। एज ऑफ टुडे का मतलब क्या? प्रेजेंट वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल लीज टर्म इज इक्वल टू 5 years। ध्यान से देखना, एनुअल लीज इज इक्वल टू 20,000 per annum with a 10% escalation clause every year, with a 10% escalation clause every year, with a what? With a 10% escalation clause every year। सर इसका मतलब क्या? ईयर 1 2 3 4 5। इधर मैं लिखता हूँ लीज रेंट, इधर मैं क्या लिखता हूँ? लीज रेंट। सर पहले साल का रेंट है 20,000, बिल्कुल। सर दूसरे साल का रेंट होगा 20,000 प्लस 10%, तो ये कितना हो गया? 22,000। सर तीसरे साल का रेंट होगा 22,000 प्लस 10%, कितना होगा? 22,000 प्लस 10%, कितना? 24,200। कितना? 24,200। सर अगले साल का होगा 24,200 प्लस 10%, तो कितना हुआ बेटा रेंट? 26,620। 26,620 प्लस 10%, 29,282। सर ये तो आपने एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया। हर साल किराया बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, तो आपने हर साल 10-10% से किराए को बढ़ाया। अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट एक और चीज लेता हूँ कि डिस्काउंटिंग फैक्टर को आप लीजिए 14%, और यहाँ पे आप इसको लीजिए 3 डेसिमल्स तक लीजिए। क्यों सर 3 डेसिमल? अरे 12 डेसिमल भी ले सकते हैं। पागल हो गया? लो ना यार शांति से 3 डेसिमल, है ना? ओके, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है? एट द रेट ऑफ 14%। अब एक बात याद रखिएगा, अगर ये 20%, अगर ये 20,000 ही होता, अगर ये कितना होता, 20,000 ही होता, तो अब एन्यूटी लेते, क्योंकि वो एन्यूटी होती। पर क्या ये एन्यूटी है? तो आपको डिस्काउंट फैक्टर ही कैसे लेते? डिस्काउंट फैक्टर 1/1.14, 0.877। अब एक बात आपको बता दूं, अकाउंट्स के पेपर में कभी कभी ना डिस्काउंटिंग फैक्टर देते भी है, कभी कभी, वेरी रेयरली दे गिव यू। नहीं तो इट इज एक्सपेक्टेड कि बच्चे को ये कैलकुलेट करने को आता है, क्योंकि उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है। 0.877 इक्वल टू 0.769। नेक्स्ट 0.675, 0.592, 0.519। तो चलिए ले लीजिए क्या आता है इसका। तो पहले आएगा 20,000 इंटू 0.877, कितना है बोलिए? 17,540। दूसरा, कमॉन चलो हर्षल, क्या कर रहा है? कैलकुलेशन। 16,918। नेक्स्ट, कमॉन। 333। नेक्स्ट 35। नेक्स्ट, नेक्स्ट 15,000। नेक्स्ट 190। चलेगा 197। टोटल लीजिए, चलो करो जल्दी, कमॉन फटाफट करो जल्दी, कमॉन फटाफट। 81,749। सपोज fair value of the asset is equal to 75,000। In such a case, present value of minimum lease payment, ये क्या है? ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू।
तो इन सच अ केस द लीज इज अ फाइनेंस लीज, लीज इज अ फाइनेंस लीज। सर इसका मतलब क्या हुआ राजा? इसका मतलब ये हुआ कि इस एसेट को किराए पे देके मालिक ने एसेट की पूरी कीमत वसूल कर ली है, एज गुड एज उसने एसेट बेच दिया है। एक बार एक चीज को बेचो तो उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप खरीदने वाले के मत्थे पड़ जाता है। इसके लिए ये है। सर नहीं, पुराने जमाने से ये लिखा गया है कि ऐसा होगा तो फाइनेंस लीज। क्यों? वाई? सर वो स्टैंडर्ड में नहीं लिखा। अरे वो यहां लिखा है, लॉजिक है ये कॉन्सेप्ट है। सर ऐसा अगर मैं स्टैंडर्ड समझा तो मैं स्टैंडर्ड को ब्रिलियंटली समझूंगा और ये मैं समझ पाऊंगा कि स्टैंडर्ड ऐसा लिखा क्यों गया है, मतलब मैं सक्सेसफुल सीए बनूंगा। यूज योर ब्रेन्स, डोंट मग इट अप। इफ यू आर अर्निंग फ्रॉम रेंट द एंटायर वैल्यू ऑफ द एसेट, तो साला पूरा एसेट का कीमत तो तुमने किराए पे चढ़ा चढ़ा के वो एसेट से खा लिया ना। तो तुमने एज गुड एज वो एसेट को बेच ही दिया है, क्योंकि तुमने उसका कॉस्ट रिकवर कर लिया है। वो तुमको रिचर देन बिफोर बनाते रहेगा, तुम्हारे बैलेंस शीट में बैठा रहेगा, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुमने एज गुड एज उसे बेच दिया है ना। एज गुड एज उसे बेच दिया है। एज गुड एज एक चीज को बेच दिया हो तो उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप कहा जाता है? जिसने खरीदा उसके सिर पे पड़ा हुआ रहता है। ये और नो? तो ये क्या हो गया? फाइनेंस लीज हुआ। क्यों? फाइनेंस लीज के शुरुआत में मैंने क्या लिखा था? रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप लेसी के सिर पे पड़ता है। एज गुड एज उसने एसेट को क्या किया है? खरीदा है। सेकंड एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं इसके अंदर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट जो है लेट अस से 85,000 है, फिर भी चलेगा। अरे तुमने उसको एज गुड एज बेच दिया है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90% ऑफ फेयर वैल्यू। व्हाट इज फेयर वैल्यू? 85,000 का 90% कितना होता है? 76,500। What are we looking at? 81,749 is greater than or equal to 76,500 ना? कैसे आया 76,500? एक सेकंड, वो गलत लिखा गया मेरे हाथ से। 76,500 है क्या ये? 76,500 ये कैसे आया 76,500? अरे 85,000 फिर 85,000 का क्या है ये? 90% है। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं बोल रहा हूं कि आपने उसको किराए पे चढ़ा चढ़ा के, भाड़े पे चढ़ा चढ़ा के उसका कीमत खा लिया है, तो एज गुड एज बेच दिया है। फाइनेंस लीज है। क्या है? फाइनेंस लीज है। इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी आगे डिस्कस होंगे। पर सबसे हम लोग अभी फाइनल पॉइंट देखते हैं, स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ एसेट। क्या है ये स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ एसेट? ऑडिट करते हुए मुझे एक बहुत ही यूनिक कंपनी चेन्नई में मिली। ये चेन्नई की कंपनी क्या करती थी? ये चेन्नई की कंपनी सुई बनाने वाला मशीन बनाती थी। ध्यान से याद रखिएगा, जिस मशीन पे सुई बनती है वो मशीन वो बनाती थी। अब उनके पास इन मशीनों की विविध वैरायटियां थी। क्या थी? विविध किस्म की वैरायटियां थी। आपको कभी अगर सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सुई कभी देखने को अगर मिली हो तो आपने ये नोटिस किया होगा कि ये सुई ऐसे सी शेप की होती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है वो, जिससे हम चमड़े को सिलते हैं या इंटरनल ऑर्गन्स को सिलते हैं। वो जो सुई होती है वो थोड़ी ऐसी कर्व सी होती है, हुक की तरह होती है। आपको अगर कभी घर में जो सुई धागा यूज होता है आप अगर उसको देखेंगे तो वो सीधी सुई होती है, इट इज अ स्ट्रेट नीडल। कोई कोई सुइयां ऐसी होती है जो सिर्फ हार्डवेयर स्टोर में मिलती है, बड़ी तगड़ी मोटी सुइयां होती है, एक तरीके से वो खीले ही होते हैं। और एक वो सुई होती है जिससे आप टैटू बनाते हो, वो छोटी सुई होती है जो वो टैटू के गन में जाती है और स्किन पे टैटू कूरेदा जाता है। अब ये जो कंपनी थी उन्होंने कुछ मशीनें ऐसी बनाई थी जो टैटू मैन्युफैक्चरिंग नीडल कंपनी को वो लीज पे देती थी। तो ये टैटू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती थी? टैटू नीडल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किराए पे ये मशीन उस चेन्नई बेस्ड कंपनी से लेती थी और उस पे क्या करती थी? टैटू की सुइयां बनाती थी। क्या करती थी? टैटू की सुइयां बनाती थी, उन्हें डिसइंफेक्ट करती थी
पैकेज करती थी और जो काफी सारे ये टैटू स्टूडियोज होते हैं उनको ये सुइयां बेचती थी। आप अगर एक टैटू स्टूडियो में कभी जाए तो आप देखेंगे वहां पर कि काफी सारी नीडल्स यूज होती है टैटू के लिए, पियर्सिंग के लिए, एक्सेट्रा। टैटू पियर्सिंग वगैरह के लिए ये काफी सारी नीडल्स जो होती है ये यूज होती है। आई बात समझ में? अब इस टैटू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कुछ लॉस हो गया, ये जो नीडल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उसका कुछ लॉस हो गया, तो उसने बोला कि अब हम शट डाउन कर रहे हैं, आप ये एसेट को वापस ले लीजिए, हम अब आपको इसका किराया नहीं दे सकते। तो उस नीडल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने वो सुई बनाने की मशीन को वापस ले लिया। काफी बड़ी मशीन थी वो, वापस ले लिया। हम उस चेन्नई बेस्ड मशीन बनाने वाले कंपनी के ऑडिटर थे, तो हमारे साथ मीटिंग जब हो रही थी तब उन्होंने बोला अब हम करें तो करें क्या, ये एसेट हमारे लिए कुछ काम का ही नहीं है। मैंने पूछा क्यों? बोलते तब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि देखिए सुइयों की ये काफी सारी वैरायटी होती है, जो आपके स्किन में लगती है स्टिचेस के लिए, जो कपड़े सिलती है, जो हार्डवेयर में रहती है, और जो टैटू बनता है। इस पे से सिर्फ वो छोटी सुई बन सकती है टैटू वाली, इस पे बड़ी सुई नहीं बन सकती, लंबी सुई नहीं बन सकती, हार्डवेयर वाली ठोकने वाली सुई नहीं बन सकती। तो हम इसका करे तो करे क्या? बोले तो बोले क्या, वाह मोदी जी वाह, हम करेंगे क्या इसका? तो मैंने बोला कुछ नहीं, इसको बुक्स में से निकालना पड़ेगा, इट इज अ वेस्टेड एसेट फॉर यू। आई बात समझ में? तो इट इज एज गुड एज सेइंग जो एसेट आपने बनाया है वो इतने स्पेशलाइज्ड नेचर का है कि उसको सिर्फ एक ही किस्म की व्यक्ति यूज कर सकती है और दूसरी कोई भी किस्म की व्यक्ति उसे यूज नहीं कर सकती। तो वो एसेट ऑटोमेटिकली फाइनेंस लीजिए, तो स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ एसेट है। आपने फॉर एग्जाम्पल भूमिका ने समीर के लिए एक स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ एसेट मैन्युफैक्चर किया, पर समीर के पास इस वक्त एसेट को खरीदने के पैसे नहीं है, तो वो उसे क्या करता है, रेंटल पेमेंट करता है। क्या करता है वो? रेंटल पेमेंट करता है वो भूमिका को। पर भूमिका जानती है कि अगर समीर ने ये एसेट यूज करना छोड़ दिया तो इस एसेट का कोई माई बाप नहीं है, ये भंगार बन जाएगा। तो ये स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ एसेट इट इज ऑटोमेटिकली, अब जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं ये कहीं पर भी स्टैंडर्ड में नहीं है, ये लॉजिक ऑफ अकाउंट से देखना। इट इज ऑटोमेटिकली फॉर वन यूजर जो समीर है। और आज ये बात मान के चलिएगा, अकाउंट्स का लॉजिक न्यूमेरिकल और डेबिट क्रेडिट का नहीं होता। अकाउंट्स का लॉजिक बिजनेस रिलेटेड होता है, कॉमन सेंस होता है। ये सिर्फ एसेट कौन यूज करने वाला है? ओनली समीर। इट इज ऑटोमेटिकली फॉर वन यूजर, मीन्स फुल कॉस्ट हैज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम होम। अगर फुल कॉस्ट रिकवर कर लिया तो इसका मतलब यही हुआ ना कि रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप समीर के सिर पे आके गिर गया। मतलब ये एक तरीके से एसेट निकाल दिया, इट इज अ फाइनेंस लीज। स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ एसेट हमेशा क्या रहेगा? क्या होगा? फाइनेंस लीज। क्या होगा? फाइनेंस लीज होगा। समझ में आ रहा है? तो इन पांच में से कोई भी एक होगा तो वो क्या बन जाएगा? फाइनेंस लीज। तो पांच कंडीशंस क्या है जो अभी हमने सीखे? सबसे पहले द लेसी ट्रांसफर्स द ओनरशिप। क्या होता है? लेसी ट्रांसफर्स द ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लीज कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी लेसी नहीं, लीज कॉन्ट्रैक्ट, माफ कीजिए बोलने में गलती हुई। द लीज कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर्स द ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। सेकंड, इसमें सेकंड पॉइंट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का ही है। वो ये है कि एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज इट इज रीजनेबली सर्टन that the transfership of the asset will be transferred to the lessee at a price which is substantially lower than the fair value of the asset. Rather, at the inception of the lease, it is reasonably certain that the lessee will exercise the option to purchase the asset at a price which is substantially lower than the market price. आपको ये इतना रट्टा होना चाहिए, इतना रटा हुआ होना चाहिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, आप इसको लिख सको। कैसे लिखना है? At the inception of the contract, it is reasonably certain that the lessee will exercise the option to purchase the asset at a price which is substantially lower than its fair value. आप आज पहले बार इस स्टैंडर्ड को देख रहे हो, मैं मानता हूं, तो पर मैं इसे सालों से देख रहा हूं, मैंने इसे सालों तक अप्लाई भी किया है मेरे जर्नी एज एन ऑडिटर में। समझो मेरी बात को, मुझे ये रट्टा है, आपको अभी ये
आपके अटेम्प्ट तक रट्टा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन आ सकता है लीसेस में, फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई वेदर द लीज इज अ ऑपरेटिंग लीज और अ फाइनेंस लीज। तो उधर आपको क्या लिखना पड़ेगा? उधर आपको लिखना पड़ेगा कंडीशंस ऑफ अ फाइनेंस लीज। सर ऐसा क्यों है कि कंडीशंस ऑफ अ फाइनेंस लीज हमें लिखने पड़ेंगे? क्योंकि इतने खूबसूरती से डेफिनेशन दिया गया है, अभी आपको लगेगा कि मैं कॉमेडी कर रहा हूं। सर व्हाट इज एन ऑपरेटिंग लीज? सर आपने तो फाइनेंस लीज को डिफाइन कर दिया, व्हाट इज ऑपरेटिंग लीज को डिफाइन करो। कर रहा हूं। मतलब ऑपरेटिंग लीज को अगर आइडेंटिफाई करना है तो पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो फाइनेंस लीज नहीं है। अगर वो फाइनेंस लीज नहीं है तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये पांचों पॉइंट नहीं है। पहला पॉइंट क्या है? द लीज कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर्स ओनरशिप। सेकंड, it is reasonably certain at the inception of the contract that the lessee will exercise his option to purchase the asset at a price which is substantially lower than the fair value of the asset. थर्ड एकदम ही नल्ला है, एकदम ही नल्ला पॉइंट है। क्या? द एसेट इज लीज फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ, फालतू है। फोर्थ, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट exceeds or substantially exceeds the fair value of the asset. Number 5, it is a specialized nature of asset. Number 5, it is a specialized nature of asset meant to be leased out to only one type of यूजर और लेसी। सर अगर इसमें नहीं बैठा तो वो ऑपरेटिंग लीज बनेगा। तो वो क्या बनेगा? ऑपरेटिंग लीज बनेगा। पांचों में से एक भी नहीं बैठा तो ऑपरेटिंग लीज। पांचों में से किसी एक में बैठ गया तो फाइनेंस लीज। पांचों में से किसी एक में बैठा तो, और पांचों की रूह क्या है? इंसिडेंटल रिस्क एंड रिवॉर्ड, सॉरी, रिस्क एंड रिवॉर्ड इncidental टू ओनरशिप हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द लेसी। risk and reward incidental to ownership have to be transferred to the lessee। मतलब in substance it is like a sale only to the lessee। सर आपने ये वर्ड क्यों यूज किया, risk and reward incidental to ownership? Because accounting standard 9 revenue recognition clearly says that when risk and reward incidental to ownership have been transferred, only then can revenue be recognized from the sale of the good, full stop, from the sale of the good। सर और आप क्या क्या बेच सकते हो? आपने मुझे फीस दी, मतलब मैंने कुछ तो बेचा। क्या टमाटर बेचा आपको? सर्विस बेचा ना? तो दो चीजें बेची जाती है दुनिया में। सर नहीं, तीसरी चीज भी होती है बेचने के लिए। जस्ट चेक द डोर। तीसरी चीज भी होती है बेचने के लिए, वो क्या है? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इस दुनिया में जितने भी धंधे हैं, धंधे माने बिजनेसेस, वो सिर्फ दो कैटेगरीज में बैठते हैं, या तो गुड्स, या तो सर्विसेज, या तो हाइब्रिड, या तो हाइब्रिड। सर एग्जांपल दीजिए। गुड्स, आपने जाके दुकान में से कैलकुलेटर खरीदा, गुड्स। आपने जाके दुकान में से कैलकुलेटर खरीदा, क्या बन गया वो? गुड्स। आपने जाके मारुति सुजुकी में से गाड़ी खरीदी, पर मारुति सुजुकी उसके साथ साथ आपको क्या बेचता है? सर 5 years एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, हाइब्रिड, गुड्स एंड सर्विसेज। सर ओनली सर्विसेज, एपेक्स एकेडमिक्स कोचिंग क्लासेस, मैं क्या गुड्स बेच रहा हूं तुम लोगों को? घंटा, मैं तो खाली सर्विस दे रहा हूं। समझने की कोशिश करो। तो एक किस्म का सेल होता है, वो क्या होता है? फाइनेंस लीज होता है। क्या होता है? फाइनेंस लीज होता है। अब आप समझ गए कि लीज क्या है, या तो फाइनेंस लीज है या तो ऑपरेटिंग लीज है। अब झगड़ा होगा भंगार पे। अब किसका झगड़ा होगा? भंगार पे। अब समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहता हूं। रेसिड्यूअल वैल्यू क्या है? वर्ड रेसिड्यूअल। दिस कम्स इनटू प्ले in a finance lease. This comes into play in a finance lease. Suppose in a finance lease, the lessee does not purchase the asset at the end of the lease contract or at the end of the term. Will it still be a finance lease? Yes, sir, it will be a finance lease. Yes, sir, it will be a finance lease. How? My dear friends, it is for a majority of the economic life, a major part of the economic life. It is for what? A major part of the economic life. You need to understand this. सर 5 साल का लाइफ है एसेट का। कितने साल का? 5 साल का लाइफ है एसेट का। आप 4 साल लीज पे दे रहे हो। मेरे दोस्तों,
मेरे दोस्तों, 1 साल तो मालिक के पास वापस जाएगा कि नहीं एसेट? तो 1 साल के बाद एसेट का क्या होगा? भंगार। 1 साल के बाद एसेट का क्या होगा? भंगार। आई बात समझ में? अब रेसिडुअल वैल्यू दो किस्म की होती है। सपोज इन अ फाइनेंस लीज द lessee does not purchase the asset at the end of the term. Obviously, asset goes back where? To the lessor. Who is the lessor? The owner. Then, at the end of the life of the asset, at the end of the life, comma, owner will scrap the asset. Owner will what? Scrap the asset. Scrap मतलब क्या? भंगार में बेचा। Lessee assures that. Lessee assures that. Now, what is the meaning? Now, what is the meaning? Now, lessee assures. क्या होता है? Lessee एक गारंटी देता है। क्या है? Lessee assures that this value of scrap will be guaranteed by him. Will be guaranteed by him. अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी में लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी में लिखते हैं। स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी क्या है? That part of residual value which is guaranteed by the lessee. That part of residual value which is guaranteed by the lessee. मतलब क्या? For example, owner expects asset costing 1 lakh to fetch 8,000 salvage slash residual slash scrap value. Correct? Out of this 8,000, lessee, after using the asset, gives a guarantee that owner will get at least 5,000. What is this 5,000? It is called as guaranteed residual value. What is it called as? Guaranteed residual value. What is it called as? Guaranteed residual value. मतलब गारंटी आपको भंगार में इतना पैसा मिलेगा, नहीं मिला तो मैं दे दूंगा, नहीं मिला तो मैं दूंगा। पर ओनर लालची है, ओनर को कितना चाहिए? व्हाट इज 3,000? अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। व्हाट इज दिस 3,000? अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अब यहां पे शुरुआत होती है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की अकाउंट्स में, मतलब डिफरेंट अकाउंट्स की। सर क्या? समझने की कोशिश कीजिएगा। आप किसके एंगल से देखिएगा? लेसी के एंगल से देखना है। किसके एंगल से देखना है? लेसी के एंगल से। व्हाट इज पेएबल टू लेसर? व्हाट इज पेएबल टू लेसर? आप मुझे बताइए। सबसे पहले ऑफ कोर्स लीज रेंट। ऑफ कोर्स व्हाट इज पेएबल? सेकंड, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू इज आल्सो पेएबल। ये तुमने गारंटी दी ना, ये क्या हो गया? पेएबल हो गया। ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? मिनिमम लीज पेमेंट। ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? इसे क्या बोलते हैं? मिनिमम लीज पेमेंट। अब लेसर के एंगल से देखो। अब किसके एंगल से देखना है? अब लेसर के एंगल से देखना है। लेसर को क्या क्या मिलता है? व्हाट डज ही रिसीव? व्हाट डज ही रिसीव? सबसे पहले इसे क्या मिलता है? लीज रेंट।
फिर उसे क्या मिलता है, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, और वो क्या चाहता है, तो ये भी लेसर के लिए कहीं ना कहीं ऐड हो जाता है कि नहीं, हो जाता है। तो मिनिमम लीज पेमेंट ऑफ लेसर में क्या आता है, लीज रेंट, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। और मिनिमम लीज पेमेंट ऑफ लेसी में क्या आता है, लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, प्लस व्हाट, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। आ रही है बात समझ में? क्योंकि एसेट को यूज करने के बाद तुम उसे खरीद नहीं रहे हो, अब वो एसेट मेरे पास आएगा, मतलब मेरा उससे कुछ तो फायदा होना चाहिए। पर अगर तुमने यूज करके उसको इतना डैमेज कर लिया हो कि मैं उसका कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो हर्जाना मैं किससे लूंगा, तुम ही से लूंगा। तुमने मेरी गाड़ी ली, 5 साल की लाइफ थी गाड़ी की, तुमने 4 साल चलाया, अब चौथे साल के एंड में मुझे देके जाते हो गाड़ी। अब वो 1 साल तो मैं यूज कर सकता हूँ ना, लेकिन तुमने उसको इतना रफली यूज किया, इतना ओवर यूज किया, यूज परफेक्ट किया लेकिन ओवर यूज किया, कि अब मैं भी उसको यूज नहीं कर सकता, तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से 1 साल में उसे यूज नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने हैवी यूज किया या रफ यूज किया, बराबर है। तो बेसिकली क्या है उसका मीनिंग, तुमसे ही मैं नुकसान भरपाई ले लूंगा कि नहीं। आई बात समझ में? 100%। दैट इज guaranteed residual value. What is that? Guaranteed residual value. Okay. So what did we learn so far? We learned guaranteed residual value. Okay. Now, other important term that we have to learn. Other important that term we have to learn. ये term is common for all. ये term is common for all. This term is called gross investment in the lease. What is this term called? What is gross investment in the lease? Gross investment in the lease is equal to minimum lease payment plus unguaranteed residual value. What is that? Minimum lease payment plus unguaranteed residual value. अब यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझना है, पर उसके पहले मैं अभी आपको लेके चलूंगा, आपको अभी मैं लेके चलूंगा लेसीज अकाउंटिंग के अंदर। किसमें जाना है अभी? लेसीज अकाउंटिंग में जाना है। उसके पहले आप सारा लिखा हुआ अभी फर्स्ट फेज में कॉपी कर सकते हो। ये पहला फेज हुआ। ये चैप्टर किन फेजेस में जाएगा? फर्स्ट फेज अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस और ऑपरेटिंग, जो हो गया। सेकेंड फेज लेसीज अकाउंटिंग। थर्ड फेज लेसर्स अकाउंटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। फोर्थ फेज प्योरली सम्स ऑफ लेसर एंड लेसी। फिफ्थ फेज सेल एंड लीज बैक। सिक्स्थ फेज मिक्स्ड सम्स। सेवेंथ फेज इज टेस्ट। Seventh phase is test. Is how it will go about. So first phase is over of this particular chapter.